20वें नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और कूट का उत्तर हमको चयन करना है। देखिए सूची फर्स्ट दिया है भारतीय सशस्त्र अधिनियम, साहित्य अधिनियम, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, और यहाँ पर दिया है ईयर, आपको मैच करना है। देखिए भारतीय सशस्त्र अधिनियम कब आता है दोस्तों, तो 1878 ईस्वी में। कब आता है दोस्तों, ए का क्या हो जाएगा दूसरा। भारतीय सशस्त्र अधिनियम कब आता है दोस्तों, 1878 ईस्वी में आता है। शाही पद अधिनियम दोस्तों 1876 ईस्वी। शाही पद अधिनियम क्या है दोस्तों, 1876 ईस्वी। तो बी का क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम कब आता है दोस्तों, तो 1861 ईस्वी। कब आता है, 1861 ईस्वी में आता है। भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम कब आता है, तो कब आता है दोस्तों, 1869 ईस्वी में। तो क्या हो जाएगा, डी के क्या हो जाएगा दोस्तों, तीसरा हो जाएगा। तो इस तरीके से कूट बन गया 2 1 4 3। किस ऑप्शन में सही है, 2 1 4 3। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, 2 1 4 3। तो इस चीज को दोस्तों नोट्स आप बना सकते हैं कि भारतीय सशस्त्र अधिनियम कब आया, 1878 ईस्वी में आया। शाही पद अधिनियम 1876 ईस्वी में। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 ईस्वी में। और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 ईस्वी में। तो यहाँ से देखेंगे इंडियन आर्म एक्ट, रॉयल टाइटल एक्ट, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट और इंडियन डाइवोर्स एक्ट। तो यहाँ से देखेंगे इस चीज को हो सकता है नेक्स्ट टाइम भी आपको पेपर में मिलान करने के लिए डायरेक्टली फैक्ट ही पूछ लिया जाए कि शाही पद अधिनियम कब पारित किया गया था या भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम कब लाया गया था। अब देखिए दोस्तों जो भारतीय सशस्त्र अधिनियम किसके समय में लाया गया, तो लॉर्ड लिटन, ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, अन्य पेपर में आया है। तो भारतीय सशस्त्र अधिनियम कब लाया गया था, तो लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। कब लाया गया था, 1878 ईस्वी में। और भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय में लाया गया था, जब गवर्नर जनरल थे। ठीक है, भारतीय सशस्त्र अधिनियम लॉर्ड लिटन जब गवर्नर जनरल थे उस समय लाया गया था 1878 ईस्वी में। और भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 ईस्वी में लाया गया था। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे भारत के, तो लॉर्ड कैनिंग थे। तो एक प्रश्न आया हुआ है इसलिए यहाँ पर शेयर कर दिया आपको। तो 20वें नंबर का क्वेश्चन का सही हो गया। भारतीय सशस्त्र अधिनियम 1878 ईस्वी में, शाही पद अधिनियम 1876 ईस्वी, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 ईस्वी और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 ईस्वी। तो इस तरीके से दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, 2 1 4 3। ठीक है दोस्तों, चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से आपको सही उत्तर का चयन करना है। देखिए सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड दिया हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर वैदिक समाज, ऋग वैदिक समाज, मध्यकाल, चारागाह, जमींदारी, कृषक और नगरी। तो आपको मैच करना है कि सभ्यता और समाज दिया है, सिविलाइजेशन और सोसाइटी के बारे में दिया गया है और पीरियड है और उसकी क्या विशेषता रही है उस कालखंड में, ये आपको मैच करना है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का क्या होगा दोस्तों, नगरी सभ्यता रही। क्या है, तो ए का क्या हो जाएगा चौथा। तो भारतीय महाद्वीप की अगर बात करें तो भारतीय महाद्वीप में पहली नगरी सभ्यता कौन थी, तो वह सिंधु घाटी सभ्यता ही थी। ठीक है, उत्तर वैदिक समाज का कैसा था, उत्तर वैदिक समाज कैसा था, कृषक था, तो एग्रीकल्चर एग्रीगेरियन था। तो यहाँ पर बी का क्या हो जाएगा दोस्तों, तीसरा हो जाएगा। ऋग वैदिक समाज कैसा था, तो चारागाह था। कैसा था, चारागाह प्रवृत्ति था वहां पर। तो ऋग वैदिक समाज का क्या हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। और मध्यकाल जो मेडिवल पीरियड है उस समय का समाज में क्या विशेषताएं थी, तो जमींदारी व्यवस्था था। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी का क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 4 3 1 2 किसमें है, 4 3 1 2। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 4 3 1 2। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, 4 3 1 2। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता नगरी सभ्यता थी। उत्तर वैदिक समाज कैसा समाज था, कृषक समाज था। ऋग वैदिक समाज चारागाह की विशेषताएं थी, चारागाह जो था पशुचारण की व्यवस्था अधिक थी। मध्यकाल में जमींदारी व्यवस्था का उद्भव हम लोग देखते हैं, आरंभ है और ये सब चीजें हैं। तो इस तरीके से देखेंगे दोस्तों, इस सेशन में हम लोगों ने इस मतलब यहाँ पर देखेंगे तो साइलेंट स्प्रिंग जो पुस्तक है किसके द्वारा, रेचल कार्सन के द्वारा लिखा गया, अभी भी प्रासंगिक है। अभी आप 2024 में यूपीपीएससी प्रीलिम्स 22 दिसंबर 2024 को जो प्रस्तावित वहां देने जाएंगे, तो इस सब क्वेश्चन से आपको रिलेटेड आ सकते हैं। ठीक है, और जो समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स 2025 में होने वाला है तो वहां से भी चीजें, तो इस पेपर को जो हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें जो प्रासंगिक क्वेश्चन है जो आगामी एग्जाम्स में आ सकते हैं, आपको लाभ आपको मिल सकता है।
फायदा मिल सकता है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए देखा जा रहा है। देखेंगे यहाँ पर कर्नाटक युद्ध के बारे में था, तो ये सब चीजें आपके पास मतलब एग्जाम में फिर से देखने को मिल सकता है। अभी हो सकता है कि यहाँ पर देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध पूछा हुआ था, अगली बार हो सकता है द्वितीय कर्नाटक युद्ध या तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में क्वेश्चन आ जाए, या आंग्ल मराठा युद्ध से रिलेटेड प्रश्न आ जाए, आंग्ल मैसूर युद्ध से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट बना दिया जाए, तो कहीं से भी प्रश्न आ सकता है। ठीक है, ये आपको इंटीग्रेटेड जो डेवलपमेंट चाइल्ड प्रोजेक्ट था, इस यहाँ से भी प्रोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो इन सब चीजों को आप नोट डाउन कर सकते हैं, और जो प्रीवियस ईयर पेपर आप सॉल्व करिए दोस्तों, तो वहां से जो वन पॉइंट है उसको भी नोट डाउन कर लेंगे, तो देखेंगे आप मतलब एग्जाम में बहुत बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया दोस्तों, 22 नंबर का क्वेश्चन है, इसको देखिए क्या दिया हुआ। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? ठीक है, who had merged सिक्किम इन इंडिया, तो सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? ऑप्शन दिया लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड ऑकलैंड। तो बताइए दोस्तों सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? तो सिक्किम का विलय भारत में कब होता है? तो बताइए दोस्तों, तो सिक्किम का विलय भारत में 1850 ईस्वी में होता है। कब होता है दोस्तों? 1850 ईस्वी में। कब होता है? 1850 ईस्वी में होता है। तो 1850 ईस्वी में होता, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन रहता है दोस्तों? तो वहां से अगर इतना आइडिया है तो आप क्वेश्चन कर लिया है। सिक्किम का विलय भारत में कब हुआ? 1850 ईस्वी में हुआ। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी रहता। कौन रहता है दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो सिक्किम का विलय वो 1850 ईस्वी में भारत में कर लिया जाता है। देखेंगे दोस्तों लॉर्ड डलहौजी की बहुत ज्यादा विशेषताएं हैं। विशेषताओं का मतलब लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कई प्रकार के कार्य किए गए हैं। देखेंगे जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड डलहौजी के समय में होता है। कब होता है? 1848 से लेकर 1849 ईस्वी के मध्य होता है। तो 1849 ईस्वी में पंजाब को अंग्रेजी क्षेत्र में क्या है? मिला लिया जाता है। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1849 ईस्वी में पंजाब क्षेत्र को जो है अंग्रेजी क्षेत्रों में क्या है? मिला लिया जाता है। फिर देखेंगे दोस्तों द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 ईस्वी में होता है। और देखेंगे द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध के तत्पश्चात 1852 में ही बर्मा क्षेत्र जो म्यांमार का क्षेत्र है उसको अंग्रेजी क्षेत्र में क्या है? मिला लिया जाता है। तो इस तरीके से देखेंगे सिक्किम को 1850 ईस्वी में मिला लिया जाता है। पंजाब क्षेत्र को कब मिलाया था दोस्तों? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद मिलाया था 1849 ईस्वी में। तो पंजाब क्षेत्र को 1849 ईस्वी में मिला लिया जाता है। सिक्किम को 1850 ईस्वी में अंग्रेजी क्षेत्र में मिला लिया जाता है। और जो म्यांमार का क्षेत्र है उसको 1852 ईस्वी में क्या है? अंग्रेजी क्षेत्र में मिला लिया जाता है। किसके द्वारा मिलाया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा मिलाया जाता। तो एक क्रोनोलॉजिकल आर्डर में भी आया है पेपर में, अन्य पेपर में आया हुआ है कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों को जो है अंग्रेजी क्षेत्र में मिलाया गया, उसको कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। तो पहले पंजाब को 1849 ईस्वी में, सिक्किम को 1850 ईस्वी में, और म्यांमार को 1852 ईस्वी में मिलाया जाता है। और देखेंगे अवध जो क्षेत्र को 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है अंग्रेजी क्षेत्रों में मिला लिया जाता है। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा देखेंगे लॉर्ड डलहौजी के समय में भारत में फर्स्ट रेल का परिचालन आरंभ होता है। बॉम्बे से लेके ठाणे के मध्य जो है, बॉम्बे से ठाणे के मध्य फर्स्ट रेल का जो है परिचालन आरंभ होता है। फर्स्ट इलेक्ट्रिक टेलीफोन लाइन का प्रारंभ लॉर्ड डलहौजी के समय में होता है। फर्स्ट इलेक्ट्रिक टेलीफोन लाइन आगरा से कलकत्ता के मध्य प्रारंभ होता है। ठीक है दोस्तों, ये चीजें लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इनाम कमीशन का स्थापना किया जाता है। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा व्यक्तिगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन लैक्स सिद्धांत को लाया जाता है। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की जाती है। डाक विभाग एक्ट आता है जिसके द्वारा फर्स्ट टाइम जो है डाक टिकट का परिचालन आरंभ होता है। तो डाक टिकट एक्ट जो पोस्ट ऑफिस एक्ट किसके समय में आया? लॉर्ड डलहौजी के समय में आता है। इनाम कमीशन किसके द्वारा स्थापित किया गया? लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ। व्यक्तिगत सिद्धांत किसके द्वारा लाया गया? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया। उसके तहत इसने सतारा, जयपुर, संबलपुर, बैघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध के क्षेत्रों को क्या है? अंग्रेजी क्षेत्रों में क्या है? मिला लिया जाता है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सिद्धांत किसके द्वारा लाया गया? लॉर्ड डलहौजी के समय में लाया गया। तो यहाँ से भी प्रश्न आपके आ सकते हैं। देखेंगे दोस्तों लॉर्ड ऑकलैंड, तो लॉर्ड ऑकलैंड के समय में जो है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध होता है। कब होता है दोस्तों? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध होता है 1839 ईस्वी से लेके 1842 ईस्वी में।
तो लॉर्ड ऑकलैंड की क्या विशेषता है? तो लॉर्ड ऑकलैंड के समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध होता है 1839 ईस्वी से लेकर 1842 ईस्वी के मध्य। ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग, तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है। 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए हैं, तो तीसरे नंबर का जो आंग्ल मराठा युद्ध होता है वह लॉर्ड हेस्टिंग के समय में होता है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके समय में होता है? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध वॉरेन हेस्टिंग के समय में होता है, और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड वेलेजली के समय में होता है, और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के समय में होता है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के प्रशासन से संबंधित कुछ विशेषताएं देख लिया जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा जो है सती प्रथा एक्ट 1829 पारित किया जाता है। राजा राम मोहन राय के सहयोग से जो है भारत में सती प्रथा को समाप्त करने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा बहुत प्रयास किए जाते हैं। इनके द्वारा 1829 में सती प्रथा निषेध एक्ट 1829 लाया जाता है। और साथ ही देखेंगे दोस्तों कर्नल सिलीमेन के सहयोग से भारत में ठगी प्रथा का अंत 1830 ईस्वी तक लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा कर दिया जाता है। तो ये चीजें लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है के समय में ही 1833 का चार्टर एक्ट लाया जाता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1833 का चार्टर एक्ट पारित होता है, और विलियम बेंटिक इस चार्टर एक्ट के माध्यम से 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से अंग्रेजी क्षेत्रों के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगता है। इस प्रकार लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। सती प्रथा एक्ट 1829 लाया जाता है विलियम बेंटिक के द्वारा। भारत में ठगी प्रथा का अंत 1830 ईस्वी के तक कर दिया जाता है। किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा कर दिया जाता है। इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है। लॉर्ड डलहौजी के बारे में आपको हमने बताया ही। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा पंजाब को 1849 ईस्वी में, सिक्किम को 1850 ईस्वी में, म्यांमार को 1852 ईस्वी में, और अवध क्षेत्र को 1856 ईस्वी में अंग्रेजी क्षेत्र में मिला लिया जाता है, ब्रिटिश भारत में मिला लिया जाता है। ये चीजें आपको लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इनाम कमीशन का गठन किया जाता है। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा व्यक्तिगत सिद्धांत लाया जाता है, जिसके तहत सतारा, जयपुर, संबलपुर, बागेरहाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध के क्षेत्रों को क्या है? अंग्रेजी क्षेत्र ब्रिटिश भारत में क्या है? मिला लिया जाता है। ये चीजें हैं। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा समय में ही पोस्ट ऑफिस एक्ट लाया जाता है, जिसके माध्यम से डाक टिकट का परिचालन आरंभ होता है। बंबई से ठाणे के मध्य फर्स्ट रेल का आरंभ होता है। ठीक है। कब होता है? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को फर्स्ट रेल का परिचालन होता है। बंबई से लेके ठाणे के मध्य फर्स्ट इलेक्ट्रिक टेलीफोन लाइन का आरंभ होता है। आगरा से कलकत्ता के मध्य सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया जाता है। तो इन सब चीजें देखेंगे जो भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं, जो उससे रिलेटेड जो उनकी प्रशासनिक जो क्षेत्र में किसमें उन्होंने विशेष योगदान दिया है, उससे रिलेटेड प्रश्न भी आते हैं। आपको हम जो भी यहाँ पर बताएं ऐसे प्रश्न आ चुके हैं पीवाईक्यू के रूप में, और आगामी एग्जाम्स में आने की प्रबल संभावनाएं हैं। ठीक है। लॉर्ड ऑकलैंड, तो लॉर्ड ऑकलैंड के समय में क्या होता है दोस्तों? तो लॉर्ड ऑकलैंड के समय में फर्स्ट आंग्ल अफगान युद्ध होता है 1839 ईस्वी से लेकर 1842 ईस्वी के मध्य चलता है। ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो अन्य बातें थी उसको भी हम लोगों ने देख लिया। 22वें नंबर का क्वेश्चन था सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? तो सही ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1850 ईस्वी में सिक्किम का भारत में विलय कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, 23 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 23 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, दिया है उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाखीय नगर बने? आपको बताना है कानपुर एंड लखनऊ सिटीज ऑफ यूपी बिकम मिलियन सिटीज एज पर द सेंसस ऑफ इंडिया इन द ईयर। तो मिलियन सिटीज कब बनते हैं? ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पर बताना है। तो किस जनगणना वर्ष में बनते हैं ये आपको बताना है। देखिए कि कानपुर जो है 10 लाखी नगर बनता है, कब बनता है? 1971 ईस्वी में बनता है। और लखनऊ जो है वह 10 लाख जनसंख्या हो जाती है, वह कब होता है? 1981 की जनगणना में ये चीज हमको पता चलती है। तो कानपुर 1971 में और लखनऊ जो है 1981 में जो है मिलियन सिटीज बन जाता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर सी ऑप्शन क्या है? करेक्ट हो गया। 1971 और 1981 में कानपुर जो मिलियन सिटीज बनता है
1971 ईस्वी में। और लखनऊ जो है मिलियन सिटीज बनता है, 10 लाखीय नगर बनता है जनसंख्या में, तो वह 1981 ईस्वी में बनता है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से 23वें नंबर का क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्रमशः 1971 और 1981 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, 24 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए आया, निम्नलिखित नेताओं में से किसने कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग नहीं लिया था, ये चीज आपको बताना है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब होता है दोस्तों, तो 1931 ईस्वी में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। कब होता है दोस्तों, 1931 ईस्वी में होता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब होता है, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आरंभ कब होता है, 1930 ईस्वी में होता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आरंभ कब होता है, तो 1931 ईस्वी में होता है। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आरंभ 1932 ईस्वी में होता है। ठीक है, ये चीज आपको है। गोलमेज सम्मेलन अब कहा है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। ऑप्शन दिया है एम के गांधी, सरोजिनी नायडू, पंडित मदन मोहन मालवीय, और डी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कह रहा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग नहीं लिया था, ये आपको बताना है। कौन भाग नहीं लिया था, ये चीज आपको बताना है। तो सही ऑप्शन क्या, ऑप्शन डी हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे। ठीक है दोस्तों, 24वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था, तो एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, सरोजिनी नायडू, पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे नेताओं जो हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, क्या दिया हुआ है। 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सूची दिया है उसको मिलान करना। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या सुमेलित करना। देखिए दिया है जजमानी, बाराबलूट, मिरासी, अडाडे, उत्तर भारत, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो दोस्तों बताइए आपको कूट का मिलान करना है। जजमानी प्रथा कहां पर थी दोस्तों, तो जजमानी दोस्तों कहां थी, उत्तर भारत में थी। तो ये कहां थी दोस्तों, उत्तर भारत में थी। तो ए का क्या हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट हो जाएगा। बाराबलूट, तो बाराबलूट प्रथा कहां पर थी दोस्तों, तो यह महाराष्ट्र में थी। तो बी का क्या हो जाएगा दोस्तों, तीसरा हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा, तीसरा, और ए का क्या हो जाएगा, पहला होगा। मिरासी, मिरासी कहां था दोस्तों, तो मिरासी प्रथा कहां पर थी दोस्तों, तो ये कर्नाटक क्षेत्रों में थी। ठीक है, तो इसी का क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा कर्नाटक। और अडाडे, अडाडे कहां पर था दोस्तों, अडाडे प्रथा कहां थी, तो अडाडे हो जाएगा तमिलनाडु में। कहां हो जाएगा दोस्तों, तमिलनाडु। डी का क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। इस तरीके से कौन सा कूट सही होगा, 1 3 2 4 किस ऑप्शन में करेक्ट है, 1 3 2 4। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया दोस्तों, 1 3 2 4, 1 3 2 4 हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। जजमानी प्रथा कहां पर प्रचलित थी, तो उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में प्रचलित था। बाराबलूट प्रथा कहां पर थी, तो यह महाराष्ट्र में था। मिरासी प्रथा कहां थी, तो यह हो जाएगा कर्नाटक क्षेत्र में थी। और अडाडे, अडाडे प्रथा कहां पे थी, वह हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, इस तरीके से हमारा कूट सही हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, 1 3 2 4। चले जाए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, 26 नंबर का क्वेश्चन है, इसको पढ़िए दोस्तों। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। तो मिलान करने के लिए दोस्तों इंफॉर्मेशन की थोड़ा सी ज्यादा डिमांड करता है। देखिए पेपर में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो गया, मिलान करने का जो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए, तो उससे रिलेटेड जो आपको फैक्ट ज्यादा पता रहेंगे, तभी आप उस क्वेश्चन को जो फाइनली जज कर पाएंगे। ठीक है, ये चीजें आपको मालूम होनी। देखिए यहाँ पुस्तक है और लेखक के बारे में दिया। ठीक है, बुक और राइटर को आपको बैच कराना है। देखिए बुक दिया द स्टोरी ऑफ माय डिपोर्टेशन, गीता रहस्य, ए नेशन इन मेकिंग इंडिया विट्स फ्रीडम। तो यहाँ पर लेखक के बारे में जिक्र किया गया है। अब बताइए द स्टोरी ऑफ माय डिपोर्टेशन किसका बुक है, द स्टोरी ऑफ माय डिपोर्टेशन बुक किसका है, लाला लाजपत राय। किसका बुक है दोस्तों, यह लाला लाजपत राय का बुक है। किसका है, लाला लाजपत राय का बुक है। ठीक है, तो ए का क्या हो जाएगा दोस्तों, तीसरा सही होना चाहिए। ए का क्या हो जाएगा, तीसरा। अब यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे, एक ही ऑप्शन में जो है, देखिए आपको अगर द स्टोरी ऑफ माय डिपोर्टेशन पता था लाला लाजपत राय का, तब आप आसानी से कर सकते थे। देखिए आप कोई ऑप्शन आपको मिलाने की जरूरत नहीं, आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अन्य बातों को भी देख लीजिए। गीता रहस्य, तो गीता रहस्य किसके द्वारा लिखा गया है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया। तो गीता रहस्य बी का क्या हो जाएगा दोस्तों, चौथा हो जाएगा। ए नेशन इन मेकिंग किसके द्वारा लिखा गया है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सी का क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला हो जाएगा। और इंडिया विन्स फ्रीडम किसका बुक है,
मौलाना अबुल कलाम आजाद। किसका है? मौलाना अबुल कलाम आजाद का। तो डी का क्या हो जाएगा? दूसरा। तो हमारा सही ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। 3 4 1 2। तो देखेंगे दोस्तों जो बुक्स है और जो राइटर है उसको आप 15-20 बुक कम से कम याद कर लेंगे, तो वहां से फाइनली आप क्वेश्चन को क्या जज कर ले आएंगे। कहीं से भी प्रश्न आएगा, चाहे मिलान करने के लिए आ जाए या इनमें से कौन राइटर इस बुक को नहीं लिखे, ऐसा भी प्रश्न आ जाए तो आप वहां पर डील कर सकते हैं उस चीज को। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा लिखा गया है। इंडिया मीन्स फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा लिखा गया है। और द स्टोरी ऑफ माय डिपोर्टेशन लाला लाजपत राय जी का क्या है? बुक है। ठीक है दोस्तों, तो 25-26 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों? ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। 3 4 1 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। यहाँ पर 27वें नंबर का क्वेश्चन आ गया आपके सामने। देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है। सर्वप्रथम सीमांत मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल मैन वाज प्रोपाउंडेड बाय, किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया, संकल्पना दी गई? ये चीज आपको बताना है। ऑप्शन दिया है रॉबर्ट ई पार्क, रॉबर्ट रेडफील्ड, लुई वर्थ, लुई डुमांट। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सीमांत व्यक्ति जो मार्जिनल मैन की संकल्पना किसके द्वारा दी जाती है, प्रोपाउंडेड किया जाता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट है, रॉबर्ट ई पार्क। तो रॉबर्ट ई पार्क के द्वारा मार्जिनल मैन की जो संकल्पना दी जाती है। 28वें नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया है दोस्तों। 28वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना करता है? ठीक है दोस्तों, तो आधुनिक शस्त्रागार की जो स्थापना करता है 1755 में। तो 1755 में डिंडीगल मैसूर में जो है आधुनिक शस्त्रागार, जो मॉडर्न आपका आर्मरी की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन दिया है नंदराज, हैदर अली, देवराज, चिक्का, कृष्णराज। बताइए दोस्तों सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सही ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट है, हैदर अली के द्वारा। तो हैदर अली के द्वारा जो है डिंडीगल में मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की जो स्थापना किया जाता है। ये चीज आपको मालूम हो गया। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 29 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य प्राणियों की विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? ऑप्शन दिया है प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना, जंगलों में आग लगा देना, वनस्पतियों का अवैध वाणिज्यिक व्यापार, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। तो वन प्राणियों की विलुप्ति का प्रमुख कारण नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों जितने भी कारण दिए हैं सब विलुप्ति के कारण हैं। इस प्रश्न को जो आयोग के द्वारा मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। ठीक है, इस तरीके से देखेंगे ये जो है चारों ही जो ABCD जो चारों ही ऑप्शन है वह विलुप्ति का कारण है। ठीक है, किसी भी वन प्राणी की विलुप्ति का प्रमुख कारण क्या है? प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना, जंगलों में आग लगा देना, वन प्राणियों का अवैध वाणिज्यिक व्यापार, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। ये चारों जो दिए हैं स्टेटमेंट ये विलुप्ति के कारण है। ठीक है, हमसे पूछ रहा कौन विलुप्ति का कारण नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आयोग के द्वारा मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 30 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ? 30 नंबर का क्वेश्चन दिया है नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक कथन है और दूसरा कारण है, आपको बताना है, कूट मिलान करना है। ठीक है, चलिए कूट को यहाँ पर बताना है कौन सा कूट सही होगा। ए और आर दोनों सही है, आर की सही व्याख्या करता है, व्याख्या नहीं करता, ये सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही। तो स्टेटमेंट पढ़ने से हमको क्लियर होगा। चलिए कथन क्या दिया हुआ? ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। तो स्टेटमेंट क्या दोस्तों सही लग रहा है? क्यों सही है देखेंगे। तो यहां पर देखेंगे क्यों सही है। तो ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों देखेंगे अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था शुरू की गई थी। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो हो गया, उसके बाद देखेंगे महलवारी व्यवस्था। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कहाँ पर थी दोस्तों? तो जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक और बनारस का कुछ क्षेत्र, तो वहां पर अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। फिर देखेंगे जो रैयतवाड़ी व्यवस्था का परिचालन भारत में था। मद्रास हो गया, बॉम्बे हो गया, तमिलनाडु का जो पूरा क्षेत्र हो गया, कर्नाटक का, आंध्र प्रदेश का, तो वहां पर क्या था दोस्तों? रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था रीड और मुनरो के द्वारा आरंभ किया गया था।
अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा आरंभ किया गया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस के क्षेत्रों में। उसके बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था कहां पर आरंभ था? तो रीड और मोरो के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था आरंभ की गई थी। किस क्षेत्रों में? मद्रास हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र के क्षेत्रों में शुरू किया गया। और महलवाड़ी व्यवस्था, तो महलवाड़ी व्यवस्था वो भी क्या था? भू राजस्व का ही व्यवस्था था। तो महलवाड़ी व्यवस्था देखेंगे जो लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड है। तो महलवाड़ी व्यवस्था हाल्ट मैकेंजी के द्वारा आरंभ किया गया था। जो मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, अवध के क्षेत्रों के आसपास के क्षेत्रों में क्या है? महलवाड़ी व्यवस्था आरंभ की गई थी। तो इस तरीके से देखेंगे ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। तो जो लैंड रेवेन्यू है तो ये है अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था हो गया, रैयतवाड़ी व्यवस्था हो गया, और क्या है? महलवाड़ी व्यवस्था हो गया। तो इस तरीके से स्टेटमेंट क्या है? सही है। कारण क्या दिया है? इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। तो इससे भारतीय किसानों में क्या अलग अलग वर्ग बन गए? जो अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के तहत एक व्यापक जमींदारी वर्ग का उद्भव होता है, देखेंगे उसके तहत जो किसानों का मतलब शोषण होता है। और महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत, रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत तो भारतीय किसानों का एक अलग अलग वर्ग बन जाते हैं। अलग अलग क्या है दोस्तों? क्लासेज बन जाते हैं, डिफरेंट क्लासेज इन इंडियन। ठीक है, इस चीज है क्रिएट हो जाता है। भारतीय किसानों के अलग अलग वर्ग बन गए। कैसे बने? जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है, महलवाड़ी व्यवस्था, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, जो लैंड रेवेन्यू जनरेट किया जाता था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश प्रशासकों के द्वारा। तो इस तरीके से देखेंगे कारण भी क्या है दोस्तों? सही है। और कारण क्या है? स्टेटमेंट को क्या है? एक्सप्लेन कर रहा है। क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की। अभी आपको बताया हमने, जो अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था हो गया, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था हो गया। ठीक है, ये चीजें थी। फिर इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। तो एक उन लोगों में क्या है? एक अलग अलग क्लासेस का निर्माण हो जाता है इन व्यवस्था के कारण। ठीक है, तो इस तरीके से कारण भी क्या है? एक्सप्लेन कर रहा है स्टेटमेंट को। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, और आर जो है, जो रीजन है, वह ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है अगस्त 2020 में निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया था? तो इस समय का करंट अफेयर था दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं। तो यहाँ से अब देखिए, इस प्रश्न को पढ़ने से आपको एक आइडिया लग गया होगा कि कोई मान लीजिए संग्रहालय लॉन्च किया जाता है, कोई कुछ अपडेट है करंट अफेयर में, तो ऐसे प्रश्नों को क्यों है, ऐसे करंट अफेयर को क्या आप हाईलाइट करके रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, अब कोई संग्रहालय है, कोई म्यूजियम हो गया, कोई और अन्य केंद्र सरकार के द्वारा कोई अपडेट है, मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है। अब देखिए कि ये पेपर 2020 में हुआ था और 2020 के करंट अफेयर आए हुए थे। तो इस तरीके से अभी देखिए, जो आगामी प्रीलिम्स है दिसंबर 2024 में, 22 दिसंबर 2024 को यूपी पीसीएस प्रीलिम्स जो है, तो वहाँ पे जो करंट अफेयर आप एक साल का बहुत सीरियस गंभीरता से देख लेंगे, तो वहां से आपको ज्यादा प्रश्न जो है मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, के सामने आ गया। देखिए 32वें नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो काल क्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फतवा ए जहादारी, पृथ्वीराज रासो, किताबुल हिंद, तबकात नासरी। तो नीचे दिए कूट से सही उत्तर आपको चुनना है, कूट सही उत्तर आपको सेलेक्ट करना है। अब देखेंगे फतवा ए जहादारी किसके द्वारा लिखा गया है? तो फतवा ए जहादारी जो है लिखा गया है जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा है। जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया। कब लिखा गया था? 1356 ईस्वी में। कब लिखा गया दोस्तों? 1356 ईस्वी। तो 1356 ईस्वी में जो है इसको लिखा गया किसके द्वारा? जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो, तो पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया? तो यह चंद्र बरदाई के द्वारा लिखा गया। चंद्र बरदाई के द्वारा कब लिखा गया? 1177 ईस्वी से लेकर 1192 ईस्वी के मध्य लिखा गया दोस्तों। कब लिखा गया? 1177 ईस्वी। तो 1177 से लेकर 1192 ईस्वी के मध्य इस चीज को लिखा गया। तो पृथ्वीराज रासो जो पृथ्वीराज चौहान है, उनके जो शासन प्रशासन, उनके जीवन के बारे में लिखा गया बुक है। किसके द्वारा लिखा गया? चंद्र बरदाई के द्वारा लिखा गया। ठीक है, किताबुल हिंद, तो किताबुल हिंद जो किताब है वो किसके द्वारा लिखा गया? अल बरूनी के द्वारा लिखा गया। कब लिखा गया? 1030 ईस्वी के आसपास लिखा गया। तो 1030 ईस्वी के जो है आसपास लिखा गया। 1030 ईस्वी के आसपास लिखा गया। तबकात नासिरी, तबकात नासिरी किसका बुक है?
तो यह मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज का बुक है, कब लिखा गया? 1260 ईस्वी में लिखा गया। कब लिखा गया? 1260 ईस्वी के आसपास जो आपको लिखा गया। ठीक है, ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। देखिए कौन सा कूट सही हो जाएगा आपको, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो पहले लिखा गया है किताब उसको पहले रखेंगे। देखेंगे तो किताबुल हिंद 1030 ईस्वी में लिखा गया, तो 3 नंबर क्या है दोस्तों? पहले होगा, 3 नंबर पहले होगा। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आ जाएगा पृथ्वीराज रासो बुक, कब लिखा गया? 1177 से 1192 ईस्वी की मध्य, तो 2 नंबर पहले आ जाएगा। 3 के बाद क्या आ गया? 2 आ गया। 1030 ईस्वी, 1177 से 1192 ईस्वी हो गया किताबुल हिंद, और पृथ्वीराज रासो बुक हो गया। उसके बाद क्या आएगा दोस्तों? उसके बाद आ जाएगा तबकात नासिरी 1260 ईस्वी, तो 4 नंबर हो गया। और लास्ट में आ गया फतवा जहादारी 1356 ईस्वी, तो हो जाएगा 1। तो क्या हो जाएगा? 3 2 4 1 हमारा कूट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, 3 2 4 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे फैक्ट था, बहुत ज्यादा फैक्ट था। यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी पूछ लिया गया है, क्वेश्चन टफ था। लेकिन ये कि अगर आगामी जो एग्जाम्स होगा समीक्षा अधिकारी का होने वाला 2025 में, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स जो दिसंबर 2024 में होने वाला है, तो हो सकता है ऐसे प्रश्न आए, या इसमें से कोई एक ऑप्शन आपको मिल गया, उसके आधार पे आप क्वेश्चन एलिमिनेट करके फाइनल आप क्वेश्चन सही कर पाए। तो इस तरीके से पीवाईक्यू को आपको सॉल्व करने में हेल्प मतलब मिल सकता है आगामी एग्जाम्स में। ठीक है, फतवा जहादारी बुक किसके द्वारा लिखा गया? तो जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। ठीक है, फतवा जहादारी किसके द्वारा लिखा गया? जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया। यहाँ पर लिख लिया जियाउद्दीन बर्नी। पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई के द्वारा लिखा गया। किताबुल हिंद अल बरूनी के द्वारा लिखा गया। और तबकात नासिरी मिनहाज उस सिराज के द्वारा लिखा गया। ठीक है, तो ये फतवा जहादारी क्या हो जाएगा दोस्तों? जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है दोस्तों, पृथ्वीराज रासो को किसके द्वारा लिखा गया? चंद्र बरदाई के द्वारा। तो चंद्र बरदाई, चंद्र बरदाई के द्वारा लिखा गया। किताबुल हिंद किसके द्वारा लिखा गया? तो किताबुल हिंद लिखा गया अल बरूनी के द्वारा। किताबुल हिंद किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? अल बरूनी के द्वारा, अल बरूनी के द्वारा लिखा। तबकात नासिरी मिनहाज उस सिराज के द्वारा लिखा गया। मिनहाज उस सिराज, मिनहाज मिनहाज उस सिराज। ठीक है दोस्तों, तो मिनहाज उस सिराज के द्वारा क्या लिखा गया? तबकात नासिरी। ठीक है, सिराज है यहाँ पर देख लेंगे, सिराज। ठीक है, मिनहाज उस सिराज, उस सिराज। ठीक है, ये चीजें देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये 32वां नंबर का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कूट क्या होगा? 3 2 4 1। पहले आपका किताबुल हिंद हो गया, किताबुल हिंद, पृथ्वीराज रासो, फिर तबकात नासिरी और फतवा जहादारी। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन देखा जाए क्या दिया हुआ। जुलाई 2020 में निम्नलिखित में कौन सा मंगल मिशन का प्रक्षेपण करने वाला पहला अरब राष्ट्र बना? ठीक है, तो कौन पहला अरब राष्ट्र बना मंगल मिशन को प्रक्षेपण करने वाला? मंगल मिशन का प्रक्षेपण करने वाला कौन पहला राष्ट्र बना? तो यहाँ पर देखेंगे सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, कतर। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात। तो मंगल मिशन को लॉन्च करने वाला पहला अरब राष्ट्र कौन सा बना? तो वह संयुक्त अरब अमीरात है। एक प्रश्न जो है आपको मतलब अभी भी प्रासंगिक है 2024 में भी, तो यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा जो है मंगल मिशन को प्रक्षेपित किया जाता है। ठीक है दोस्तों,